कहानी निशा की जुबानी। मैं 22 साल की हूँ। अपनी गरीबी की वजह से ग्रेजुएशन करने के बाद ही मैं छोटी मोटी नौकरियों की तलाश में थी। मुझे कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब लग गई थी, पर वहाँ सैलरी बहुत कम थी। दिन भर रहने के बाद भी मेरी तनख्वाह मात्र 12,000 थी। मेरे घर पर मेरी बीमार माँ थी, उसके इलाज में ही सारे पैसे खर्च हो जाते थे। दिन पर दिन हालत बिगड़ती चली गई, इसलिए मैं दूसरी नौकरी की तलाश में थी और फिर मुझे आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में नौकरी मिल गई, जहां मेरी सैलरी बढ़कर 25,000 हो गई थी। मैं बहुत खुश थी कि मेरी माँ का इलाज हो जाएगा। अब सरकारी अस्पताल ना जाकर मैं उन्हें प्राइवेट में इलाज करवाने लगी। पता चला कि उनको दिल की बीमारी है और एक ऑपरेशन करवाना बेहद जरूरी था। ऑपरेशन का खर्चा 5 लाख रुपए थे। मेरे सर पर मानो आसमान टूट पड़ा। यह नौकरी लगे हुए मुझे सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं। कंपनी इतना उधार देने से मना कर दिया। मेरी सहेली कोमल ने कहा, अब तो तेरे पास एक ही रास्ता है, कंपनी के सीईओ को डायरेक्ट मेल कर दे। मैंने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या वह इतने पैसे मुझे देंगे? उसने कहा, बड़े आराम से दे देंगे, बस तुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। यह सुनकर मेरी आंख बड़ी बड़ी हो गई, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कांपते हुए हाथों से मैंने उसे वह ईमेल भेज दी थी। मैं ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रही थी, तभी मेरी सहेली कोमल ने कहा, बॉस तुझे अंदर बुला रहे हैं। मैंने कहा, कौन? संदीप सर, मैं अभी आती हूँ। उसने कहा, संदीप सर नहीं, हमारे कंपनी के सीईओ राजबीर आहूजा तुम्हें बुला रहे हैं। यह सुनते ही मेरा चेहरा फीका पड़ गया। वह जल्लाद मुझे बुला रहा है, कहीं वह ईमेल तो नहीं देख लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद मुझसे कोई गलती हुई हो। नौकरी से ना निकाल दे। वह एक स्ट्रिक्ट बॉस था, जब देखो लोगों पर चिल्लाता रहता था और काम पसंद ना आए तो तुरंत नौकरी से निकाल देता था। डर की मारे मेरी हालत बेहद खराब हो गई थी। मैं यहाँ तक सुन रखा था, अगर किसी फीमेल स्टाफ से कुछ गलती हो जाए तो या तो वह उसे नौकरी से निकालवा देता है या बदले में उस लड़की को उसके साथ रात गुजारनी पड़ती है। वह तो सीईओ है, पर मैं एक मामूली लड़की। फिर मुझे क्यों बुला रहे हैं? मेरे दिल की धड़कन बेहद तेज हो गई थी। मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत थी। मैं उनके कमरे में आ गई, नॉक करके पूछा था, मे आई कम इन सर? उसने कहा, कम इन। जब मैं अंदर आई, मैंने उसके चेहरे में गुस्सा देखा। राजदीप 25 साल का था, यंग सीईओ था। उसका चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगने लगा था मुझ पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। जब उसने मुझे गुस्से वाली नजरों से देखा, मैं एक कदम पीछे हो गई। वह अपनी सीट में खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, व्हाट इज दिस? मेरी तो मानो आवाज ही बंद हो गई थी। मैं उसको देखते ही रह गई। उसने कहा, तुम्हारी और जरूरत नहीं है, यहाँ से चली जाओ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। ऐसा क्या गलती हो गई कि मुझे नौकरी से निकाल रहा है? कहने लगा, तुम्हें कंपनी के सीईओ को डायरेक्ट ऐसे मेल करने की हिम्मत कैसे हुई? कितने दिन हुए हैं एक नौकरी करते हुए? मैंने कहा, सर 2 महीने, और 2 महीनों में तुम्हें 5 लाख रुपए चाहिए? मेरी सांसें तेज चलने लगी। मैंने कहा, सर मुझे नौकरी से मत निकालिए, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। यह बात सुनते ही उसके चेहरे में कुटिल मुस्कान आ गई। कहने लगा, जो कहूँगा वही करोगी? मैंने कहा, सर मेरी माँ बेहद बीमार है, उनके इलाज के लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। यह नौकरी चली जाएगी तो यह रकम मैं इकट्ठी नहीं कर पाऊंगी। प्लीज सर, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, आपकी गुलाम बनकर रहूंगी। अचानक सीट से निकलकर मेरे करीब आ गए, मुझे गंदी नजर से घूरने लगा। अपना एक कार्ड दिया, कहा, इस पते में आज रात आ जाना। यह सुनते ही मेरा चेहरा लाल हो गया। रात को यह मुझे क्यों बुला रहा है? मैंने कहा, जी सर, और फिर मैं कमरे से बाहर आ गई। अब मैं जोर जोर से सांस लेने लगी थी। मेरी हालत बेहद खराब थी। मैं जल्दी से अपनी सीट में आ गई थी। कोमल मेरे पास आ गई, कहने लगी, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? तेरा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? बॉस ने क्या कहा? मैंने कहा, बॉस ने आज रात को मुझे बुलाया है। कोमल ने कहा, क्या 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 तूने ऐसा? उसकी नजर में आ गई। मैंने कहा, मैंने उनकी पर्सनल आईडी में मेल कर दी थी, लोन वाली मेल। मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखा। कहा, तू पागल हो गई है? मैं तो मजाक कर रही थी, तुझे तो बॉस के बारे में सब पता है। तूने सचमुच? मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैंने कहा, मेरी माँ मर जाएगी कोमल। कहानी राजवीर की जुबानी। 25 साल की उम्र में मैंने अपनी बिजनेस को इस मुकाम में पहुंचा दिया था। पिछले 2 सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, आज कंपनी का सीईओ बन गया हूँ। मॉम डैड ने मुझे लंच पर बुलाया है। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा,
डैड कहने लगे तुम्हें एक खास वजह से बुलाया गया है। मैं उनकी तरफ देखने लगा। एक न्यूज़पेपर उन्होंने मेरे सामने रख दिया। कहने लगे यह क्या है बेटा? फिर से वही सब कुछ। प्रेस वाले पीछा छोड़ते नहीं। क्लब में मुझे कोई लड़की मिल गई थी, उसके साथ डांस कर रहा था। इस तरह की खबरें छपती रहती है क्योंकि मैं यूं ही लड़कियों के साथ टाइम पास करता रहता हूँ। पापा ने कहा हमारी एक फैमिली बिजनेस है, सब जगह हमारा नाम है, पर तुम्हारी इन हरकतों से हमारा नाम खराब हो रहा है। यह कंपनी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर तभी हो पाएगी जब तुम अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिलाने की जगह ऊपर उठाओगे। मैंने कहा पापा मैं 2 सालों से मेहनत कर रहा हूँ, बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों में पहुँचाया हूँ। मेरे पापा ने कहा अब वक्त आ गया है कि तुम शादी कर लो और इन सब लड़कियों से जो तुम्हारे पीछे सोने की खदान हासिल करने के फिराक में है उनसे दूर हो जाओ। हमारे परिवार की इज्जत का मान रख लो। मैंने कहा पापा पर मैं शादी नहीं करना चाहता। पापा ने कहा तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त है, अपनी किसी पसंद की लड़की से शादी कर लो और हाँ साल भर के अंदर उसे तलाक देने की सोचना भी मत। तुम्हारी शादी के 1 साल के अंदर कंपनी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करवा दूंगा, नहीं तो तुम्हारे बड़े भाई को हमारी कंपनी की विरासत मिलेगी। मैंने कहा पर पापा हम दोनों तो अलग अलग लाइन में अपना बिजनेस चलाते हैं, आपने भैया को पहले ही उनका हिस्सा दे दिया है। पापा ने कहा पर उन्होंने शादी भी की है और उनकी एक बच्ची भी है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास तो कोई परिवार भी नहीं है, बच्चे तो बहुत दूर की बात है। काफी परेशान होकर मैं वहाँ से निकला था। मैं ऐसी ही खुली जिंदगी जीना चाहता हूँ, शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहता। मैं अपनी कार में बैठकर ऑफिस जा ही रहा था, अचानक मेरे मोबाइल में मेल नोटिफिकेशन मिला। जैसे ही देखा मैं चौंक उठा। मैंने तुरंत वो मेल अपने असिस्टेंट को फॉरवर्ड कर दिया। इस लड़की के बारे में पता लगाओ जिसकी इतनी गुस्ताखी मुझे डायरेक्ट ऐसे मेल कर रही है। मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। जैसे ही मैं ऑफिस में पहुंचता हूं तब तक मैं ऑफिस में काफ़ी गुस्से में आया था क्योंकि मेरा मूड पहले से ही बेहद खराब था। मेरा असिस्टेंट विनोद तुरंत ही मेरे पास आ गया और लड़की की सारी कुंडली मेरे सामने रख दी, पर मेरी नज़र उसकी तस्वीर पर पड़ी। एक 22 साल की लड़की देखने में बेहद खूबसूरत थी और गरीब थी। उसकी माँ बीमार है, उसे 5 लाख रुपए चाहिए। कंपनी ज्वाइन किए हुए 2 महीने हुए हैं। मेरे मन में मुस्कान आ गई, मेरे दिमाग में गलत ख्याल आने लगे थे। जब मैं उसे अंदर बुलाया उसके चेहरे पर मैंने अपने लिए वह डर और खौफ देखा। मुझे ऐसे ही लड़की चाहिए थी जो मेरे पैरों तले दबे रहे और सर उठाने की हिम्मत न करे, इसलिए मैंने उसे आज रात बुलाया है। अगर वह अपनी माँ से प्यार करती है तो जरूर आएगी। मैं अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी नौकरानी ने कहा एक खूबसूरत लड़की आपसे मिलने आई है। खूबसूरत शब्द सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगा था। मैंने नौकरानी को इशारा किया तो वह उसे अंदर लेकर आ गई। मैं नौकरानी के सामने उससे बात नहीं करना चाहता था, उसे अपने स्टडी रूम में बुला लिया। जब आई उसके चेहरे में घबराहट जरूर थी, लेकिन स्टडी रूम के अंदर आकर उसकी आंखें चमकने लगी थी। शायद उसे लगा था मेरी बुरी नजर उस पर है, पर यहाँ आकर शायद इसने अपने आप को सेफ महसूस कर रही थी। पर बेचारी को नहीं पता था कि मैं उसकी जिंदगी नरक बनाने वाला हूँ। मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हो? वो चौंक उठी, कहने लगी कौन सा डॉक्यूमेंट सर? मुझे पता नहीं था कि आप मुझे ऑफिस के काम के लिए यहाँ बुलाए हैं। मेरे चेहरे पर गंदी मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ कुछ और करने के लिए बुलाया हूँ? अगर ऐसा है तो तुम इस तरह के कपड़े पहनकर क्यों आई हो? तुम तो छोटे छोटे खुले कपड़े पहनकर आने चाहिए थे। यह सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कहने लगी सर आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं उसके करीब चला गया, अपने हाथों से उसके लंबे बालों को सहलाने लगा। कहा तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कहकर मैंने उसकी आंखों में देखा। एक पल के लिए जाने मुझे क्या हो गया, अगले पल खुद को संभाल कर कहा बैठ जाओ निशा, हमारी बातें काफी लंबी चलने वाली है। उसके चेहरे के भाव को समझ नहीं पा रहा था। उसे शादी का प्रस्ताव देने के बावजूद भी ना उसके चेहरे में खुशी थी ना ही कोई डर था, लेकिन उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। कहने लगी मैं एक आम गरीब लड़की हूँ, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा सर। दाल में जरूर कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? मैंने कहा सही समझा, यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगा, 1 साल का। तुम पूरी दुनिया के सामने, मेरे परिवार के सामने मेरी पत्नी बन जाओगी जब तक मेरे डैड सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम न कर दे। इससे सीधे मेरी आंखों में देखा, कहने लगी इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मैं मुस्कुराकर कहा माँ। उसने कहा मेरी माँ का इलाज आप करवाओगे? मैंने कहा सिर्फ इलाज ही नहीं, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा जिससे तुम अपना भविष्य बना सकती हो, और तलाक के बाद मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दूंगा।
कुल मिलाकर 75 लाख रुपए और तुम्हारी माँ की जिंदगी वो मेरे बेहद करीब आ गई। एक पल के लिए मैं चौंका। यह लड़की देखने में ऐसी नहीं लगती। मेरे होठों के इतने करीब थी कि मैं सांस लेना भूल गया। कहीं मुझे मंजूर है, पर आपको जल्दी करना पड़ेगा। मेरी माँ का ऑपरेशन अगर देर से हुआ तो उनकी जान चली जाएगी। मैंने कहा तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। उसने कहा मैं अभी साइन कर देती हूँ। मैं मन ही मन सोचने लगा शायद उसकी माँ बहुत बीमार है, तभी इस लड़की को इतनी जल्दी है। मैंने कहा कल सुबह 9 बजे तक तुम ऑफिस आ जाना, पर वह परेशान नजर आने लगी। मैंने कहा तुम्हारी माँ को आज ही एडमिट करवा दूंगा, अब तुम जा सकती हो। वो खड़ी हुई, मैं उसके साथ ही कमरे से निकलने लगा। अचानक मेरे पास आ गई, मुझे हक कर लिया, कहने लगी थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे हैं। उसकी आंखों के कोने से आंसू झिलमिला रहे थे। मैं अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा। एक लड़की का यूं फायदा उठा रहा था जिसकी माँ इतनी बीमार है। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। मैंने कहा चलो अभी चलते हैं, तुम्हारी माँ अभी एडमिट होगी अस्पताल में। यह सुनकर उसके चेहरे में एक मुस्कुराहट आ गई। एक और आंखों में आंसू और दूसरी ओर मुस्कुराहट। जाने क्यों मैं भी मन ही मन मुस्कुराने लगा था। कुछ नया करने जा रहा हूँ, इसमें मजा आएगा। मैं सीधे उसके साथ उसके घर चला गया। रास्ते में मैंने उसके घर के एड्रेस में एम्बुलेंस मंगवा ली थी। उसकी माँ के पास जाकर उन्हें नमस्ते किया, कहा आप ठीक हो जाएंगी, फिक्र न करें, मैं आ गया हूँ। उसकी माँ बड़े हैरत से मुझे देखने लगी, कहने लगी बेटा तुम कौन हो? मैंने कहा आंटी मैं बहुत जल्द आपका दामाद बनने वाला हूँ। यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरे माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने लगी थी। तभी एम्बुलेंस भी पहुँच गई थी। उन्हें लेकर हमने तुरंत अस्पताल में एडमिट कर दिया। मैंने कहा निशा आज रात अस्पताल वाले तुम्हारी माँ को मॉनिटर करेंगे, सारे टेस्ट करेंगे, कल ऑपरेशन होगा या फिर परसों यह डॉक्टर ही बताएंगे। तुम कल मेरे ऑफिस आ जाना 9 बजे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, और उसके बाद तुम छुट्टी लेकर अपनी माँ के साथ ही वक्त गुजारना। आज रात तुम यहाँ नहीं रह सकती क्योंकि माँ आईसीयू में है। यह सुनकर वह परेशान होने लगी। कहा फिर तो मुझे अकेले रुकना पड़ेगा, अगर कहो तो तुम्हारे घर पर किसी को भेज देता हूँ। उसने कहा सर आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं आज रात अकेली ही रह जाऊंगी, दरवाजा अच्छे से लॉक कर दूंगी। मैंने उसे खुद घर ड्रॉप किया और फिर कॉल करके पूछा दरवाजा लॉक किया ना? उसने कहा हाँ। उसके बाद मैं घर आ गया। रात के 11 बज चुके थे। मैं काफी थक गया था। मैंने अपने लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले ही बात कर ली थी। सुबह 9 बजे वो मेरे ऑफिस में आई। कहा सर कहाँ साइन करना है? मैंने कहा इसे पढ़ लो। उसने कहा अभी मैं इस हाल में नहीं हूँ, मैं साइन कर देती हूँ, बाद में आप समझा देना। मैं हैरत में था, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े वो साइन कर रही थी। मैंने कहा तुम मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो, बिना पढ़े साइन कर रही हो? उसने कहा मेरी माँ से बड़ी मेरे लिए कुछ नहीं है, आपने भी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ही मेरी माँ को एडमिट करवा दिया। जब आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? कमरे से बाहर चली गई थी। मैं अपने काम में बिजी था। एक समय पर्सनल मेल देखा तो मैं चौंक उठा। निशा का मैसेज था, माँ को ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। मैंने अपनी पीए से पूछा मेरी कौन कौन सी अपॉइंटमेंट है। कुछ खास नहीं था तो मैं निशा के पास जाना ही ठीक समझा। यह लड़की मेरी पत्नी बनने वाली है। बेशक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, पर वह औरत मेरे रिश्ते में सांस लगेगी। और कल मुझे ढेर सारे आशीर्वाद दे रही थी। जब मैं वहाँ पहुँचा निशा काफी परेशान थी। ऑपरेशन तभी चल रहा था। मैंने उसके लिए खाने पीने का कुछ सामान मंगाया। वह बोली मुझसे खाया नहीं जाएगा। मैंने कहा तुम्हारी माँ का तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगी तो उनका ध्यान कौन रखेगा बताओ? वो मेरी तरफ देखने लगी, फिर चुपचाप कॉफी के साथ सैंडविच खाने लगी। वह इतनी नर्वस थी कि मेरा हाथ पकड़ लिया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। डॉक्टर ने मुझे अकेले में बुलाया। मैं गया तो कहा आई एम सॉरी, हम निशा की माँ को बचा नहीं सके। ओह शिट, तब तक निशा मेरे पास आ गई थी। मैं उसे अपने बाहों में लगा लिया। कहा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तब तक उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कहने लगी मेरी माँ। मैंने कहा मैं हूं ना तुम्हारे साथ। माँ की मौत की खबर से वह बिल्कुल टूट चुकी थी और उसे मैं आज अकेले नहीं छोड़ सकता था। अभी हमारी शादी नहीं हुई थी, मैं उसे अपने पास भी नहीं रख सकता था। मैंने कहा तुम किसी दोस्त के घर चली जाओ,
क्या तुम्हारी कोई दोस्त है? उसने कहा, ऑफिस में मेरी एक दोस्त काम करती है, कोमल। मैं अपने असिस्टेंट विनोद को फोन किया, कहा कोमल को अभी यहाँ भेजो। अस्पताल में कोमल परेशान होकर दौड़ती हुई अस्पताल आई। मैंने उसे सारी बातें बताई, उसे साफ इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि वह इसे अपने घर पर रखेगी और जब तक वह ठीक नहीं हो जाती उन दोनों को ऑफिशियल छुट्टी मिलेगी। इसके लिए अलग से सैलरी नहीं कटेगी। तुम्हें बस निशा का ध्यान रखना है। कोमल बहुत ही अजीब नजरों से मुझे देख रही थी, जाने क्या सोच रही थी कि मैं निशा का ख्याल क्यों रख रहा हूँ। कहानी निशा की जुबानी। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही थी, पर राजवीर इस बुरे वक्त में मेरा साथ था, मुझे सहारा दे रहा था। कोमल ने कहा, क्या बात है, राजवीर कंपनी का सीईओ है, आज तक कभी किसी की मदद करते नहीं देखा और तुम आज ऑफिस भी नहीं आई। बताओ कल रात उसने तुम्हारे साथ क्या किया? मैंने कहा, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, उसने मुझसे शादी के लिए प्रपोज किया है। उसने कहा, क्या यह जल्लाद तुमसे शादी करेगा? वह तो किसी भी अमीर लड़की से शादी कर सकता है, फिर तुम ही क्यों? मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की सारी बात बता दी। उसने कहा, तुमने बिना पढ़े वो कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया? मैंने कहा, मैंने माँ के लिए किया। कोमल ने कहा, अब माँ नहीं रही, तुम उससे सारा रिश्ता तोड़ लो, यूँ शादी करके अपनी जिंदगी खराब न करो। मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसकी एहसान तले दबी हूँ और मेरी माँ ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया था, यह सोचकर ही वह उसका दामाद बनने वाला है। कोमल कही, वो जल्लाद तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। मैंने कहा, उसने जो कुछ भी किया है उसके बदले में 1 साल किसी तरीके से गुजार लूंगी। मैं बात करूंगी राजवीर से, सब काम खत्म हो जाए इसके बाद। राजवीर ने 15 दिनों तक मुझे परेशान नहीं किया था, बस मेरी खबर लेता था, मेरी जरूरत के बारे में पूछता था। कोमल के घर में खाने पीने का ढेर सारा सामान भेज दिया था। मुझे वह अच्छा इंसान लगता था, पर मुझे नहीं मालूम था कि सच में वह एक जल्लाद ही है। तब पता चला जब 15 दिन बाद उसने कहा कि अब वक्त आ गया है, हम शादी कर ले। राजवीर ने मुझे अपने पास मिलने के लिए बुलाया था, पर ऑफिस में नहीं बल्कि उसके घर में। मैं उसके घर आई तो उसने कहा, तुम उस दिन कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं पढ़ा था। उसने मेरे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया, कहा पढ़ लो। मैंने कहा, राजवीर बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस 1 साल के दौरान तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे। उसने कहा, लड़कियों को उसकी मर्जी के खिलाफ कभी हाथ नहीं लगाता, बल्कि लड़कियां खुद ब खुद अपने आप को मेरे सामने बिछा देती है। मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, पर एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे उकसाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह से मुझे देख रहा था, डर के मारे मेरा सीना कांप उठा। कहानी राजवीर की जुबानी। आज हमारी शादी थी। मैंने अपने असिस्टेंट को बोल दिया था कि मेरी दुल्हन को अच्छे से तैयार करके कोर्ट में ले आए। मेरा असिस्टेंट ने मेकअप के लिए एक लड़की को उसके पास भेज दिया था और शादी का जोड़ा पहले ही मैंने उसे भिजवा दिया था। पापा ने कहा था 1 महीने के अंदर शादी कर लो और अभी 20 दिन ही हुए हैं। अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तब डर गया था जब उसकी माँ मर गई थी, मुझे लगा था वो पीछे हट जाएगी, पर वह पीछे नहीं हटी और उसे देखकर नहीं लगता वो पैसों के लिए मुझसे शादी की है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े ही साइन की थी, जैसे कि मेरे एहसान तले वो दबी हो। हालांकि मैं हर हाल में चाहता था कि उसकी माँ ठीक हो जाए। पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मैं कोर्ट के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वह दुल्हन बने मेरे सामने खड़ी थी। हमने रजिस्ट्री पेपर में साइन किए। उसने मेरे गालों में हल्का सा किस किया। उसकी हरकत से मैं चौंक उठा, उसकी तरफ देखा। उसने कहा, यह थैंक यू जो आपने मेरे लिए किया उसके लिए। मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगा। अगले दिन मैंने उसे अपने मम्मी पापा से भी मिलाया और भैया भाभी से भी। मेरी मम्मी पापा उससे कई सारे सवाल करना चाहते थे, पर मैंने उन्हें पहले ही बता रखा था कि उसने अभी अभी अपनी माँ को खोया है और उसका दिल बिल्कुल टूटा हुआ है। फिलहाल उसे सहारे की जरूरत है। आपके किसी तरीके का कठोर सवाल उसके दिल को चकनाचूर कर सकता है। मेरे घर वालों ने मीडिया को भी बुला लिया था और एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और साथ ही अपने घर पर हमारी सुहागरात का इंतजाम किया था। हालांकि रजिस्ट्री के 1 दिन बाद मैंने उन्हें बताया था, लेकिन वह पूरी दुनिया को यह बताना चाहते थे कि मैं शादीशुदा हूँ, ताकि मेरे नाम पर जो दाग लगा है वह मिट सके। मैं सोचने लगा कि अब अगर मुझे किसी लड़की की जरूरत हो तो अपने घर पर बुलाना पड़ेगा। सब लोग मुझसे कहने लगे, आज तुम्हारी शादी की पार्टी है, अपनी पत्नी के साथ डांस नहीं करोगे? मैंने उसे डांस के लिए बुला लिया और उसके कानों में आकर कहा, मुस्कुराओ और ऐसा दिखाओ कि तुम मुझे बेहद प्यार करती हो। डांस करते करते 1-2 बार मैंने उसके गाल को चुमा था। जैसे ही मैं उसे किस करता थोड़ी घबरा सी जाती। मैंने कहा, क्या बात है? उसने कहा, मुझे अजीब सा लगता है। मैंने कहा, अजीब क्या?
कही, सबके सामने आप मुझे किस कर रहे हैं? मैंने कहा, दुनिया के सामने तुम मेरी पत्नी हो। उसने कहा, पति पत्नी का रिश्ता साबित करने के लिए किस करना जरूरी है, दिल का रिश्ता होता है। मैंने काफी भारी आवाज में उसके कानों में कहा, मेरे सीने में दिल नहीं है, तुमने एक जल्लाद से शादी किया। सब लोगों ने हमें उस कमरे में भेज दिया था जहाँ हमारी सुहागरात होने वाली थी। दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। मैं उसके करीब आकर बैठ गया। वो काफी घबराई हुई थी। मुझे कही, राजवीर, अब तो मुझे तुम्हारी पत्नी की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है ना इस बंद कमरे में? मैंने उसकी आंखों में देखा, फिर कहा, तुम क्या चाहती हो? उसने कहा, मेरे सीने में दिल है, क्या करूं? और जल्लाद के सीने में भी दिल होता है। खड़ी हुई अपने कपड़े बदल लिए, मेरे पास आकर सो गई। बेड बहुत बड़ा था, हम दोनों दो कोने में सोए हुए थे। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पास थी, मेरी पत्नी, और मैं उसे हाथ नहीं लगा सकता। मैं उस वक्त जूलिया को मैसेज किया, कहा, कल रात मेरे घर आ जाना। उसने लिखा, ठीक है डार्लिंग। मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा था। अगले दिन हम दोनों अपने बंगलों में आ गए। मैं दिन भर अपने काम में बिजी था। उससे कह दिया अभी कुछ दिन ऑफिस न जाने। रात को जूलिया मुझसे मिलने आई। निशा के साथ डिनर करने लगा था। निशा मेरी तरफ देखने लगी, कहने लगी, यह कौन है? मैंने कहा, आज रात मेरे साथ रुकेगी। मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगी। मैं जूलिया को लेकर अपने कमरे में आ गया। तभी मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया। मैंने सोचा, इतनी रात को कौन मैसेज भेज रहा है? देखा, मेरी पत्नी थी, निशा। मेरे रहते हुए आपको उसे बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा। मैंने लिखा, तुम मेरी क्या सेवा कर सकती हो? निशा, मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं पत्नी हो तो क्या, मेरी जरूरत अधूरी थी कल रात, मैं भी मर्द हूँ। निशा, आपने तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है। मैं, पर तुमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को साइन किया है। निशा, ठीक है, फिर जो जी में आए करिए, मैं क्या कहूँ? मैं, तुम मना करोगी तो उसे भगा दूंगा। एक बार कहो तो मेरी जान। निशा, नहीं, आपने तो कहा है आपके सीने में दिल नहीं है। मैं, इन सब चीजों के लिए दिल की जरूरत नहीं पड़ती, यकीन मानो मेरा। निशा, ठीक है, फिर आप मेरे पास आ जाइए। पता नहीं क्यों मुझे निशा पर जरा भी गुस्सा नहीं आया। मैंने जूलिया को वापस भेज दिया, अपनी पत्नी के कमरे में आ गया। मुझे देखने लगी। मैंने कहा, अब तो खुश होना। उसने कहा, मुझे लगता है 1 साल इन सब चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। मैंने कहा, 1 साल तुम मेरे साथ रहो और मुझे प्यार करो तो मुझे यह सब चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो मेरी ओर गुस्से से देखने लगी। फिर कहा, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो तलाक दे दीजिए। मैंने कहा, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बीच में तलाक कैसे मांग सकती हो? काफी गुस्से में थी। मेरे सामने ही लेट गई और सो गई। मैं मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में आ गया। बहुत थका हुआ था, मैं सो गया। सुबह उठा तो मेरी पत्नी ने ब्रेकफास्ट टेबल में तैयार रखा था। मैं उसके पास आकर गुड मॉर्निंग कहा तो देखा अभी भी गुस्से में है। मैंने कहा, कल रात का नशा उतरा नहीं क्या? उसने कहा, ठीक है, रात का बदला मैं आपसे जरूर लूंगी, पर उससे पहले मुझे मेरा सपना पूरा करना है, मेरी माँ का सपना पूरा करना है। मैंने कहा, कैसा सपना? उसने कहा, हम दोनों चाहते थे समुद्र के किनारे अपना एक रेस्टोरेंट खोले। अब जब आपने मुझे 50 लाख रुपए दिए हैं तो मैं सोच रही हूँ फालतू की शॉपिंग में पैसे खराब न करके बिजनेस स्टार्ट करूं। यह बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। कहा, यह हुई ना बिजनेसमैन की पत्नी जैसी बात, लेकिन तुम अभी बहुत छोटी हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने कहा, तुम मुझसे 3 साल ही बड़े हो। मैंने कहा, एक्सपीरियंस में तुमसे काफी ज्यादा बड़ा हूँ। उसके बिना मांगे ही मैंने उसकी मदद की थी। मैं जानता था खुद यह नहीं कर पाएगी, अभी भी बहुत नादान है। बिजनेस स्टार्ट होते ही काफी खुश हो गई थी, मुझे गले से लगाकर थैंक यू कहा था, अपने नाजुक होठों से गालों में किस किया था। मुझे निशा की आदत सी हो गई थी। उसके साथ रहता था तो मेरा मन भी खिला खिला रहता था। सारी टेंशन, सारी परेशानी ना जाने कैसे मैं भूल जाता था। लेकिन मुसीबत मेरे ऊपर उस दिन आई जब हमारी शादी को पूरे 6 महीने हो गए थे। मैं 6 महीनों से लड़कियों से दूर था। उस दिन मेरे अंदर बहुत ज्यादा आग लगी हुई थी। मैं जूलिया को अपने पास बुला लिया था। उसे देखते ही मेरी पत्नी फिर से मैसेज किया, आपको जूलिया मुबारक हो, मैं नाइट क्लब जा रही हूँ। अगर आपको इस रिश्ते की परवाह नहीं है तो मुझे भी नहीं है। आज जो लड़का मुझसे मिलेगा उसी के साथ मैं रात गुजारूंगी। मैसेज पढ़ते ही मेरे अंदर गुस्सा भर आया था। हाँ, यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मैं जानता हूँ, और 6 महीने बाद उसे तलाक देने वाला था। कुछ ज्यादा ही मैंने उसे सर पर चढ़ा रखा था। मैंने मन ही मन सोचा आज उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। जूलिया को दोबारा मैं घर भेज दिया। मैं ड्राइवर को कॉल करके पूछा वो किस नाइट क्लब में है, और फिर मैं वहाँ पहुँच गया। देखा तो वो बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर की बैकलेस ड्रेस पहनी हुई थी और उसके साथ एक लड़का डांस कर रहा था। काफी लंबा चौड़ा था। उसे देखकर मेरे सिर पर गुस्सा चढ़ गया। वो मेरी पत्नी है। आज तक मेरे साथ
साथ कभी रिश्ता नहीं बनाया, एक बाहर के आदमी के साथ मैं शराब पीने लगा जब तक मुझे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उसे घसीटते हुए कार में ले आया। ड्राइवर हमें घर लेकर आ गया था। मैं उसे घसीटते हुए कमरे में ले आया। वह भी शराब के नशे में थी। मैं उसे अपने सीने में खींच लिया और उसे किस करने लगा। उसने कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो, छोड़ो मुझे। मैंने कहा, तुम हद पार कर दी है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा हद क्या होता है। आज तुम्हारा वो हाल करूंगा, कल तुम खड़ी नहीं हो पाओगी। मैं उसे बिस्तर में पटक दिया। उसके पूरे जिस्म में किस करने लगा। मेरे अंदर शैतान हावी हो गया था। मैं उससे नफरत करता था। अपनी नफरत आज हर हाल में उसे दिखाना चाहता था। किसी जंगली जानवर की तरह उसके शरीर को नोचने लगा। पहले पहले वो विरोध कर रही थी, फिर हिम्मत हार गई थी, फिर चुपचाप मेरे अत्याचारों को सहने लगी। कभी कभी उसके मुंह से सिसके निकलती। मैंने रात भर उसके साथ गलत काम किया, लेकिन जब मैं सुबह होश में आया तो मुझे एहसास हुआ मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। निशा वहीं पर पड़ी हुई थी। उसकी हालत बेहद खराब थी। मैंने उसे हाथ लगाने की कोशिश की तो चिल्लाने लगी। चादर में पड़ी खून इस बात का सबूत था कि वो कुंवारी थी। उसकी पहली बार का एक्सपीरियंस को मैंने इतना खौफनाक बना दिया था। मुझे खुद से नफरत आने लगी थी। मैं उसके पैरों में गिर पड़ा। मैंने कहा, जाने मुझे कल रात क्या हो गया था तुम्हें उसके साथ देखकर। वह कहने लगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है राजवीर। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ जबरदस्ती की है। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो। आज के बाद तुम्हारे सामने कभी सिर नहीं उठाऊंगा। तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। तुम जो कहोगी वह करूंगा। पूरी दुनिया मेरे सामने झुकती है, मैं अपना सिर तुम्हारे सामने झुकाता हूँ। मत जाओ, कॉन्ट्रैक्ट पूरी होने तक रुक जाओ प्लीज। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। मुझे पता था वो रोने वाली है। शाम को जब मैं घर आया, मैं डर डर के उससे मिलने उसके कमरे में आया और फिर जो देखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। क्योंकि क्या होगा इस कहानी का अंजाम? क्या निशा राजवीर के साथ रुकेगी या उसे छोड़कर चली जाएगी? क्या राजवीर को कभी अपने प्यार का एहसास होगा? क्या ये दो दिल मिल पाएंगे? क्या होगा जब इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। थैंक यू।